व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नॉलेज होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के स्टडी प्रोग्राम में तमाम डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स को खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से होगा। तिलावत कुरान पाक के लिए मैं दावत देता हूँ जनाब डॉक्टर मोहम्मद इलियास साहब से सारा पाएं और तिलावत कुरान पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे डॉक्टर इलियास साहब। और अब हदिया नात के लिए मैं नॉलेज होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन पाकिस्तान की मेंबर डॉक्टर राफिया साहबा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और हजूर की शान में हदियातन नात पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदतिना फातिमा व सय्यिदतिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन
रहते हैं मदीने में, काली कमली वाले हैं, रहते हैं मदीने में, याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में। कौन सी जगह उनके आशिकों से खाली है, कौन सी जगह उनके आशिकों से बस गई है सीने में। कौन है दीवाना, किसका है ये दीवाना, कौन है दीवाना, किसका है महशर में भी कहता है, जाना है मदीने में, महशर में भी कहता है, जाना है मदीने में, याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत आवाज, अल्लाह पाक आप भी इस आवाज में और बहुत ज्यादा इसको पुरसोज बनाए, बहुत ज्यादा वसअत अता फरमाए। बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने नबी की शान बयान फरमाई। आज के इस प्रोग्राम में मैं खुसूसी तौर पर मशकूर हूँ जनाब डॉक्टर शबीर अहमद कालू साहब, आप तशरीफ लाए। उसके साथ साथ जनाब डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब बोर्ड इब्न से तशरीफ लाए, डॉक्टर आमिर मुजम्मल साहब और डॉक्टर नासिर साहब, आपके भी तहे दिल से मशकूर हैं। आपने प्रोग्राम में शिरकत इख्तियार की। इसके साथ साथ जितने भी हमारे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स हमें लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, हम उनके भी तहे दिल से मशकूर हैं। आज के प्रोग्राम में हमारा जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह 2 लेक्चर्स होंगे। एक जो है वो हमारा मेडिसिन पे होगा और दूसरा जो है वो सोराइसिस पे इंशाल्लाह होगा। आज की जो मेडिसिन है एक्चुअली वो एक दौरे हाजिर की भी बड़ी जबरदस्त रेमेडी है, बहुत जबरदस्त मेडिसिन है। यकीनन उसकी काफी सारे पेशेंट्स हमें नजर आते हैं और इस तरह के पेशेंट्स हैं कि जिनकी पर्सनैलिटी बहुत वाज़ी होती है, क्योंकि जो भी क्रॉनिक पेशेंट होता है तकरीबन उसकी जो पर्सनैलिटी है वो 80%, बल्कि देखने वालों की नजर में, जैसे हमारे डॉक्टर अमानुल्लाह साहब हैं, उनकी नजर में तो 100% उनको वैसे ही नजर आ रहा होता है।
और हम किसी भी महफिल में जाएं, कहीं भी सफर कर रहे हों, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि एक ही नजर में जब वो देखती हैं और अगर दो चार अल्फाज भी उनसे सुन लें तो वो फौरन बताती हैं कि ये फलां मेडिसिन की पर्सनैलिटी है। तो ये एक जजमेंट, क्योंकि एक पढ़ना, एक समझना, और उसके बाद प्रैक्टिकली जब आप अपनी सीट पे बैठते हैं तो फिर जब आप मुशाहदा करते हैं किसी पेशेंट का उस मेडिसिन से, तो फिर वहां पे आपकी काबिलियत का पता चलता है कि आप कैसे उस मेडिसिन को जज करते हैं, कैसे और जो अपनी बीसियों मेडिसिन उसके क्लोज आती हैं आप उनको कट करके उस मेडिसिन तक कैसे पहुंचते हैं, और वो आपका जो फैसला है वही आपकी काबिलियत है। तो मैं बिला ताखीर दावत देता हूँ नॉलेज होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर अमानुल्लाह बंदर साहब को सरा पाएं और आज का ट्यूबरकुलोनियम पे जो लेक्चर है वो हमें डिलीवर करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत ही वाजिब अल एहतराम डॉक्टर्स व लेडी डॉक्टर्स और हमें देखने वालों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरह डॉक्टर रईस साहब ने शुक्रिया अदा किया है हमारे मेहमानों का, वाकई कहते हैं ना कि चार चांद लगाने वाली बात होती है कि जब कोई दोस्त बड़ी देर के बाद मिलते हैं, और खास तौर पे डॉक्टर शबीर कालू साहब के हम मशकूर भी हैं कि वो अपना कीमती टाइम लेकर, क्योंकि बहुत मसरूफ शख्सियत है और काफी देर के बाद वो हमारे प्रोग्राम में आए हैं, हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जी। तो बिला तकलीफ टाइम बहुत शार्ट सा है क्योंकि दिन बड़े छोटे हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि इसको हम लेक्चर को मुख्तसर सा करें और ताकि हमारे जो दूर दराज से मेहमान आए हैं उनको जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ट्यूबरकुलोनियम पे बात करते हैं। वैसे तो अगर हम मेडिसिन को पढ़ें, इसकी अलामात को देखें, क्योंकि ये मटीरियल मेडिका एक ऐसी चीज है कि अगर इसकी अलामात को देखें तो तकरीबन हर मेडिसिन की कोई ना कोई अक्सरियत से अलामात आपस में मिलती हैं, जिनको अलग करना बहुत मुश्किल है। वो तो बेशुमार मटीरियल मेडिका भरे हुए हैं, लेकिन मेरा कुछ अपना एक अंदाज है, क्योंकि मैं जो पर्सनैलिटी पे, शख्सियत पे जो बात करता हूँ मेडिसिन की, कि वो शख्सियत कैसे होती है, कैसे जज करते हैं कि ये हमारी फलां मेडिसिन है। तो ट्यूबरकुलोनियम एक नसोर्स है जो कि हमारे जो टीबी के मुआवजे से जो है ना बनाया गया है, और इसको एक नहीं 3-4 डॉक्टर ने इसको प्रूव किया, और जिस डॉक्टर ने प्रूव किया उसने अपना नाम इसके साथ दिया। एक मैंने किताब पढ़ी, वहां पर जो मैंने पढ़ा कि बेसिलिनम जो है वो भी ट्यूबरकुलोनियम ही है। बहुत थोड़ा फर्क है, क्योंकि जब भी किसी मेडिसिन की प्रूविंग होती है तो उसमें कुछ ना कुछ अलामात जो चेंज होती हैं। तो आते हैं जी ट्यूबरकुलोनियम की शख्सियत कैसी होती है। ये बहुत ज्यादा बेचैन और अफसुर्दा रहने वाली, और बेचैनी की अगर बात की जाए तो बेशुमार मेडिसिन है जिसमें बेचैनी पाई जाती है। इसकी बेचैनी ज़हनी भी होती है और जिस्मानी भी होती है। ये चीज हमें रेस्टॉक्स में भी मिलती है, और अगर ज़हनी बेचैनी पे बात की जाए तो वो हमें आर्सेनिक पे जाके ले जाती है। लेकिन इसकी ज़हनी और जिस्मानी बेचैनी में कैसे हम फर्क करेंगे या कैसे जज करेंगे कि ये शख्सियत ज़हनी तौर पर भी बेचैन है और जिस्मानी तौर पर भी बेचैन है। ज़हनी तौर पर जब बेचैन होती है ना, तो इसका किसी एक काम में दिल नहीं लगता,
बार बार अपने काम को चेंज करना, और जिस्मानी बेचैनी इसकी ये होती है कि ये किसी एक जगह पे टिक करने बैठता है, इसलिए इसको मुसाफिरों की दुआ भी कहा गया है। ये सफर में बड़ा एंजॉय करते हैं, और अगर किसी के घर मेहमान गए हो ना तो इनकी कोशिश होती है जाने में भी जल्दी और उधर से वापस आने में भी जल्दी। थोड़ी देर बैठेंगे, कहेंगे कि चलें। अगर किसी प्रोग्राम में जाएंगे, प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, जाने में भी जल्दी और प्रोग्राम को अधूरा छोड़ने में भी जल्दी, क्योंकि इसकी जो बेचैनी की वजह से ये अपने घर में भी टेक कर नहीं बैठता। कभी किसी के यहाँ मेहमान जाता है, कभी किसी के यहाँ जाता है, अपने रिलेटिव से भी बड़ा मिलता है, और यानी कि इसकी यही कोशिश होती है कि मैं कहीं ना कहीं बाहर जाऊं। और खास तौर पर कहते हैं ना कि ये ट्यूबरकुलोनियम का जो मरीज होता है ना, मैंने पीछे एक टिप्स दी थी कि अगर इसको मई जून में कह दिया जाए ना कि लगता है यार इस साल सर्दी बड़ी पड़ेगी, ये बेचारे को उधर ही सर्दी लगनी शुरू हो जाती है। इतना ज्यादा सर्दी से एहसास होता है, बहुत ज्यादा ठंड लगती है इसको। लेकिन एक बात बड़ी मजे की है, ठंड लगने के बावजूद इसकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं ठंडी जगह पे जाऊं, ठंडी हवा में रहूं, खुली हवा में रहूं। खुली हवा में रहने से, ठंडी जगह पे जाने से इसकी तमाम तकलीफात में कमी होती है। और अक्सर लोग देखे होंगे कि उनको खास तौर पर मछली का शिकार करने का बड़ा शौक होता है। हालांकि उसे ठंड लग रही होती है, वहां पर भी हमें ट्यूबरकुलोनियम को सोचना चाहिए, उसको भी बड़ा मजा आता है। खास तौर पर इस तरह का जब जहां पे समंदर हो, एंजॉयमेंट हो, नेचुरल जो कुदरती नजारे हो, इसको कार्सिनोसिन की तरफ बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन ठंड होने के बावजूद इसकी कोशिश होती है कि मैं कहीं ना कहीं बाहर घूमूं। अच्छा, अफसुर्दगी के साथ साथ ये बहुत ज्यादा लापरवाह भी होता है। लापरवाह इसलिए होता है कि किसी भी काम में टिक कर ये काम नहीं करता। कभी साहब क्लीनक कर रहे हैं, कभी कहेंगे नहीं यार क्लीनक का मजा नहीं आ रहा, किसी किस्तों वाली दुकान पे चले जाएंगे, वहां जाके मैनेजरी का काम शुरू कर देंगे, वहां से भी तंग आ जाएंगे। यानी कि बार बार अपने काम को चेंज करना, ये लापरवाही है। कामयाब इंसान वही है जो एक चीज को जिम्मेदारी के साथ करे। और अक्सर लोग देखे ना कि जो अफसुर्दा होते हैं ना, परेशान होते हैं, वो मौसीकी को लगा के ना खामोश होकर तन्हा होकर बैठ जाते हैं। लेकिन ये साहब ट्यूबरकुलोनियम को जो ना मौसीकी जो तकलीफ देती है, परेशानी में, ये मौसीकी जो है ना इसको सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हसास होता है मौसीकी से। अगर अच्छा, इसको एक और चीज है, ये अपने काम में किसी को मुदाखलत नहीं करने देता। अक्सर किसी के साथ हो कहते हैं ना शराकतदारी से काम करना, इसके बस की बात नहीं होती ट्यूबरकुलोनियम की शख्सियत। क्योंकि अगर शराकतदारी होगी तो क्या होगा, किसी ना किसी ने तो रोकना है ना, यार ये काम गलत कर रहा है। ये चीज इसको जो है ना वो बर्दाश्त नहीं होती कि मुझे रोका क्यों है, यानी कि मेरे काम में मुदाखलत क्यों की है। क्योंकि इसको उस वक्त जब मुदाखलत की जाए इसके काम में, इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और जब इसको गुस्सा आता है तो उस वक्त ये अपने आप को काबिल नफरत ख्याल करता है। और जो छोटी छोटी बातें, हालांकि बात बहुत छोटी होती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा महसूस करता है कि मुझे ये बात क्यों की है। इन सोचों से, ये सोचे मसलसल इसके ज़हन में आती रहती हैं, जिनसे जो छुटकारा नहीं पा सकता। और अक्सर देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बात मामूली सी हुई है, खेलते खेलते जो कुछ उसके हाथ में है दूसरे बच्चे को मार देता है।
ये भी ट्यूबरकुलिनियम है, बगैर किसी वजह। इसमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन खास तौर पर जब इसके बच्चा खेल रहा है, खेलते खेलते किसी बच्चे ने कहा कि ये खिलौना अच्छा नहीं है, मैं खेलूंगा, बस इतनी सी बात पे गुस्सा, और जो इसके हाथ में है बस उसे मारने से जरा नहीं डरता ये ना। कहते हैं ना कि मुफ्त की लड़ाई लड़ने वाले, जिस तरह के होता है ना, एक कास्टिकम होता है, कास्टिकम होता है ना, वो अपने वो किसी के साथ जुल्म होता बर्दाश्त नहीं करता किसी से, वो भी मुफ्त की लड़ाई लेता है, लेकिन वो लड़ाई लेता है किसी की वजह से, ज्यादती की वजह से। ये बिला वजह लड़ाई लेता है कि लड़ने के बहाने, और अक्सर खवातीन भी ऐसी होती हैं तो कहते हैं ना कि बात बात पर लड़ने वाली। मिसाल के तौर पे जिस तरह मैंने बताया ना कि इसको हर चीज में तब्दीली जाती है, अच्छी खासी यानी कि सेटिंग होती है घर की, सोफे बड़े अच्छे लग रहे हैं, बेड अच्छा लग रहा है, सेफ अच्छी लग रही है, लेकिन शाम को साहब वापस घर आते हैं तो सारी सेटिंग ही चेंज हुई होती है। उसे कहते हैं तुझे हुआ क्या है, बस इतनी सी बात पे जनाब लड़ाई कि मैंने सेटिंग की है, आपको क्या मसला, क्योंकि ये बेचैनी है, इसकी ज़हनी बेचैनी है इसकी। इसमें अच्छा गुस्सा इसमें क्यों आता है, क्योंकि इसकी जो इम्यूनिटी है, जो विल पावर है, इसकी कमजोर होती है। हमने माड़े बंदे ने गुस्से करना है, अगर उसमें कोई विल पावर अच्छी है तो वो किसी की बात को तो बर्दाश्त कर लेगा, तो जो माड़ा बंदा है वो अच्छी गल तो उन्हें गुस्से ही करना है। और इसमें गुस्सा इस वजह से भी ज्यादा होता है क्योंकि इसकी कुव्वत हयात कमजोर होती है। अच्छा, इसमें ब्रायोनिया की तरह जो होता है ना, ब्रायोनिया का जो शख्सियत होती है वो आपको पता है कि वो मुस्तकबिल की प्लान बनाती रहती है, कारोबारी बिजनेसमैन होती है, उसके अपने आने वाला वक्त जो है ना वो उसकी बहुत ज्यादा फिक्र होती है कि मेरा वक्त कैसे गुजरेगा। ट्यूबरकुलिनियम में भी ऐसा है, इसमें भी जो मुस्तकबिल का जो होता है ना वो बहुत ज्यादा फिक्र होती है, थकावट इसमें बहुत ज्यादा होती है, सुस्ती होती है। लेकिन इसकी ये थकावट और सुस्ती की वजह इसके तमाम जिस्म के पट्टों के निजाम का ढीला होना, सुस्त होना, क्योंकि ये ट्यूबरकुलिनियम की शख्सियत असाबी तौर पर बहुत ज्यादा कमजोर होती है, और इस असाबी कमजोरी की वजह से इसमें नाउमीदी, मायूसी बहुत ज्यादा पाई जाती है। और खास तौर पर आप टीबी के मरीज को जब देखेंगे ना, उसको यही होता है कि मैंने ठीक नहीं होना। आप जितना भी हौसला दें वो यही कहेगा, नहीं डॉक्टर साहब मेरा मर्ज ऐसा है कि मुझे लगता है कि मैंने ठीक नहीं होना। और इस वजह से इसमें जो है ना वो अपनी खास तौर पर सेहत के मुतल्लिक जो है ना वो मायूसी पाई जाती है। असाबी कमजोरी इसमें इतनी ज्यादा होती है कि इसके हाथ में कपकपाहट, यानी कि अक्सर देखा होगा कि इस तरीके से जो इसके हाथ कांपते रहते हैं क्योंकि इसकी कमजोरी की वजह से। अफसुर्दगी की अगर बात की जाए तो इसको अपनी जिंदगी के मुतल्लिक बहुत ज्यादा अफसुर्दगी पाई जाती है, और जब ये अपनी जिंदगी से बेजार हो जाता है तो इस वक्त ना तो किसी से बात करता है और ना ही कहीं जाता है, सारा दिन बैठा बिला वजह रोता रहता है, यानी कि बगैर वजह के। जिस तरह का होता है ना, जलापा की जो बात की जाए अगर बच्चे की, वो मैं अक्सर ये कहता हूँ ना कि बच्चा दिन को सोए और रात को रोए तो माँ बाप को पड़ जाता है स्यापा। माँ बाप और बच्चे दोनों हो जाते हैं सुकून में अगर बच्चे को दी जाए जलापा। ये जलापा मेडिसिन ऐसी है कि जो बच्चा दिन को सोता है रात को रोता है। तो जो मिस्टर लाइकोपोडियम है ना, वो तो क्या ही बात है, वो जब सुबह उठता है ना तो उसने जनाब कमरे में रोने के अलावा आवाज ही नहीं आती उसकी। लाइकोपोडियम का बच्चा जो होता है ना, जब सुबह उठता है बिला वजह रोता है। लेकिन जब ये ट्यूबरकुलिनियम जिंदगी से मायूस हो जाता है, इसको जिंदगी से नफरत हो जाती है, तो फिर ये एक कोने में बैठ जाता है और बिला वजह रोता रहता है। और जब इससे पूछा जाए ना कि यार रोते क्यों हो, कहते यार मैंने खुद नहीं पता, यानी कि रोने के सबब इसको खुद नहीं इल्म, तो दूसरों को क्या बताएगा। जब सुबह के वक्त ट्यूबरकुलिनियम की शख्सियत उठती है तो उस वक्त
इससे जो है ना बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त इसमें चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होता है, पीक लेवल पे होता है। उस वक्त ना टीबी के मरीज को बुलाएं भी ना, इसके पास भी ना जाएं कि ठीक है यार उठे उठ पे माशाल्लाह जिथे जाना है अपना काम कर। तो उसके अलावा इसमें चिड़चिड़ापन जब इसमें आता है ना, इससे जितनी भी खुशी की बात हो, घर में कोई खुशी हो, कोई फंक्शन हो या कोई अच्छी खबर भी सुने, तो इसको कोई जेब नहीं, इसको कोई पता नहीं होता। कहते जी ठीक है खुशी की खबर है तो मैं क्या करूं, इसको तो बस अपने वो चिड़चिड़ेपन से है ना। और इसमें बहुत ज्यादा खौफ भी पाए जाते हैं, जिस तरह मैड्रिनम की शख्सियत में बहुत ज्यादा खौफ होते हैं अक्सर, क्योंकि पिछली बार भी जिक्र किया ये दोनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। इनकी माएँ अलग है लेकिन बाप एक है इनका, एक गर्मी से एहसास है, दूसरी सर्दी से एहसास है। तो इसमें भी खौफ होते हैं, खास तौर पर कुत्तों से खौफ, जानवरों से खौफ। अगर कोई कुत्ता इसके करीब आ जाए ना ट्यूबर के मरीज से, वो चीखना चलाना शुरू कर देता है। खवातीन तो वैसे बेचारी डरती रहती है ना, लेकिन अगर मर्द की बात की जाए दूर से देखेगा वो चीखना चलाना शुरू कर देगा। उसके बाद इसमें भी जिस तरह मैंने पिछली बार बताया था कि हमारा मैड्रिनम पे लेक्चर था कि उसमें भी हर चीज में शिद्दत पाई जाती है, अरूज इसमें भी शिद्दत होती है। यानी कि अगर इसको नफरत होती है तो शिद्दत से होती है, मोहब्बत होती है तो शिद्दत से होती है, और जिनसी अमल में भी इसमें बहुत ज्यादा जो है ना वो शिद्दत पाई जाती है। अपने काम में शिद्दत के साथ जब इसमें हर चीज में शिद्दत होती है तो इसमें बहुत ज्यादा सुस्ती होती है, और इसकी सुस्ती जो है ना इसको ना तो सुकून लेने देती है। अक्सर होता है बंदा सुस्त होता है तो टिक के बैठ जाता है, क्योंकि इसमें बेचैनी है, ये टिक के नहीं बैठेगा। जिस तरह पिछले दिनों एक पोस्ट लगाई तो डॉक्टर अली शहबाज कहने लगे जो बार बार गाड़ियां चेंज करते हैं, चेंज चाहता है क्या वो भी ट्यूबर में आ सकते हैं? तो मैंने कहा जी आ सकते हैं, लेकिन एक बात है, अगर वो गाड़ी चेंज कर रहा है कि यार मुझे खूबसूरत यानी इससे अच्छी लगे खूबसूरती में, तो उसमें जो है ना वो जाहिर है कि मोहब्बत की वजह से अगर कर रहा है जी लोग मुझे देखें और मेरे से मोहब्बत करें, तो उसमें और एक मेडिसिन हमारी मेडिसिन का अलग आ जाएगा। लेकिन अगर वो बिना वजह बगैर किसी वजह की कि बस ली है चेंज की है, ली है चेंज की है, ना उसको कोई प्रॉफिट आ रहा है, अगर वो बिजनेस की वजह से कर रहा है उसमें बुराइयां भी आ सकती है। अगर वो मुस्तकबिल की जो प्लान की वजह से कर रहा है तो उसमें ट्यूबर जरूर आ सकती है, क्योंकि इसमें मुस्तकबिल की बहुत ज्यादा फिक्र होती है। तो इसमें जो होता है ना, अगर इसके पास दौलत आ जाए ना तो इसको सुकून नहीं होता, ये ज्यादा से ज्यादा असर करने की कोशिश करेगा। यानी कम दौलत पे भी ये इसका जो है ना वो नशुक्रा कहने कि जनाब कहेगा नहीं जी मुझे इससे भी ज्यादा दौलत चाहिए। अगर इल्म इसके पास बहुत ज्यादा है तो उस वक्त भी इसकी ये कोशिश होगी कि मुझे इससे भी ज्यादा जो है ना वो इल्म होना चाहिए, क्योंकि इसको ऐसे ही होता है कि मेरे पास तो सब कुछ नहीं है, मुझे और मेहनत करनी चाहिए। इसको सुकून नहीं होता, दिली सुकून नहीं मिलता। जिस तरह कहते हैं ना कि इल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है कि सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क का इम्तिहान और भी है, तू शहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। ये जो शेर है ना, मैं कहूंगा कि माशाल्लाह इल्लामा इकबाल साहब ने शायद ट्यूबरकुलिनियम की शख्सियत के ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि इसको सुकून यानी कि यही होता है कि मैंने जो किया है बहुत कम है, मुझे और मेहनत करनी है। इसको एक और चीज होती है, खास तौर पर इसका जो होता है ना कह लोगे टाइम, जिंदगी, इसको अपनी बड़ी मुफ्त से सिलाती है। अच्छा, ट्यूबर की शख्सियत की अगर जिस्मानी जिसामत को देखा जाए तो देखा होगा कि जितने भी टीबी के मरीज हैं उनकी जिसामत कैसी होती है, दुबले पतले, ठीक है, और चौड़े, लेकिन इनकी छाती तंग होती है। इस तरह ये जो होती है चीज ना, ये इनकी तंग होती है। और इनके चेहरे की रंगत को देखें
तो लिखा हुआ है कि ये इनकी रंगत बड़ी सफेद होती है, गोरी होती है और बाज का गंदमी होती है। लेकिन इसकी आंखों की अगर बात की जाए, आंखों के ऊपर हमारी कुछ मेडिसिन है जो बहुत अच्छी है, यानी कि जिनकी पहचान है। इसकी आंखें भी जो है ना वो कार्सिनोसिन की तरह नीली होती है, ट्यूबरकुलिनियम की शख्सियत की नीली होती है। अच्छा, ये वैसे कहते हैं ना कि बड़ा चालाक होता है, दिमागी तौर पर बड़ा चालाक होता है। सुस्ती के साथ साथ इसमें चुस्ती भी होती है। चुस्ती इसमें तब होती है कि जब इसने कहीं जाना होता है। सुस्ती तब होती है जब इसमें डिप्रेशन होता है, जिंदगी से नफरत हो जाती है। उसके बाद मायूसी, जिस तरह पहले बताया कि इसको अपनी सेहत के मुतल्लक, अपनी जिंदगी के मुतल्लक, और इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसको हर चीज बड़ी अजीबो गरीब महसूस होती है। इसके अलावा कहते हैं ना कि कस्में खाना, अक्सर देखा होगा बात बात पर कस्में खाना, ये भी ट्यूबरकुलिनियम की शख्सियत में आता है। इसके जो जिस्मानी तौर पर कमजोर होता है। अच्छा, इसको ऐसे लगता है, इसकी जो जिंदगी है ना, जिस तरह मैंने बताया, इसको ऐसे लगता है कि ये जिंदगी मेरी बड़ी मुख्तसर सी है। वो कहते हैं ना कि जो छोटी इस मुख्तसर जिंदगी को खूब एंजॉय करना चाहता है। वो कहते हैं, एक शेर है ना, वो उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन की, 2 आरजू में कट गई 2 इंतजार में। ये भी ट्यूबरकुलिनियम है, क्योंकि इससे यही होता है कि मेरी जिंदगी तो हालांकि बहुत है, लेकिन इसको ऐसी होता है कि बड़ी मुख्तसर है, कि एक इसकी ख्वाहिशात में कट जाती है और दूसरी इसको इंतजार में कट जाती है। उसके बाद इसकी जो एक ही ख्वाहिश ज्यादातर जो इसमें पाई जाती है कि हर वक्त किसी ना किसी सफर पर रहना, और जिस तरह बताया ना कि परदेसियों की तरह जिंदगी गुजारना, एक जगह पर टिककर ट्यूबरकुलिनियम की शख्सियत का बैठना इसके बस की बात नहीं होती। हर वक्त तब्दीली, एक जगह पर जाए और कभी दूसरी जगह पर। इसके अलावा कह लेना कि ये कमजोर तो होती है, इसके असाब भी कमजोर होते हैं। अंदरूनी तौर पर इसमें बहुत ज्यादा बेचैनी, और अक्सर जो कहते हैं ना कि अगर ट्यूबरकुलिनियम की शख्सियत कोई खातून है तो वह अपने मियाँ के पॉकेट को साफ करती रहती है। क्यों? कि जी आज ये पर्दे चेंज कर लें, आज ये बेड चेंज कर लें, आज ये फलां चीज चेंज कर लें। और जिस तरह आजकल डॉक्टर रईस साहब ने कहा जी, ट्यूबरकुलिनियम की शख्सियत आजकल बहुत ज्यादा देखने में आती है। अक्सर देखा होगा कई साहब इधर से मोबाइल लेते हैं, इधर से चेंज कर लेते हैं, क्योंकि उनका दिल भर जाता है, ज़हनी बेचैन हो जाते हैं। एक हफ्ता नहीं गुजारेंगे तो साहब के हाथ मोबाइल नया होगा। वो भी इसी जुमरे में आते हैं, नए नए कपड़े चेंज करना। कपड़े अच्छे होते हैं लेकिन फिर भी, बल्कि मैं ये कहूंगा कि ऐसी खवातीन जो होती है ना ट्यूबरकुलिनियम की शख्सियत, कहेंगे जी मैं तो फलां जगह पे ये शादी पे पहन के गई थी, अब तो मैंने जाना ही नहीं, मुझे नए चाहिए। उन्होंने देखा हुआ मुझे इन कपड़ों में पहने, वो भी ट्यूबरकुलिनियम की शख्सियत में आ जाती है। उसके बाद जिस तरह बेचैन होती है ना, इसके तल्लकात भी ऐसे होते हैं, क्योंकि किसी के पास अच्छे तरीके से बैठेगी तो फिर ही तल्लकात इसके बढ़ेंगे ना, वरना इसके वो फास्फोरस की तरह जो होते हैं ना, फास्फोरस तो चले जी जिसके पास या पल्सा ढीला, अगर उसको मोहब्बत दूसरी तरफ से ज्यादा मिलती है तो उधर कायल हो जाती है। लेकिन ये जो होती है ना, इसको तल्लकात एक जगह अपनी रख सकती है, इसकी बेचैनी की वजह से हर रोज। लेकिन एक चीज है ट्यूबरकुलिनियम की शख्सियत, कहते हैं ना कि ये जो जुबारी है ना, कई ऐसे लोग होते हैं वो एक ही वक्त में जो अपना सारी जमा पूंजी लगा देते हैं दांव पे, रिस्क लेने वाले, ये ट्यूबरकुलिनियम होते हैं। वो भी अपने जो है ना वो एक ही चाल में अपनी सारी जमा पूंजी लगा देते हैं, रिस्क ले लेते हैं। और जब कोई बंदा रिस्क लेता है तो अक्सर उसमें कामयाबी भी मिलती है। मेट्रोनियम की शख्सियत तो रिस्क नहीं ना लेती है, वो तो कहती है अच्छा यार कल करेंगे काम, आज का काम कल पर टालना। तो इसके अलावा ये बहुत बड़े प्लानर होते हैं, प्लान करते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए।
और जब कोई बंदा प्लान करता है ना तो वो रिस्क लेने में जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। इसलिए ये कामयाब बिजनेसमैन भी होते हैं, लेकिन बिजनेस कामयाब होने के बावजूद जो होता है ना इसमें बेचैनी, लेकिन इसको यही होता है जी अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस वजह से जो जिस तरह ट्यूबरकुलिनियम की शख्सियत होती है ना बड़ी बेचैन होती है, और अगर सल्फर की बात की जाए तो बड़ा आलसी होता है। अरे यार वो एक लतीफ है ना, एक बंदा लेटा हुआ था, ऊपर से एक बेरी के दरख्त के नीचे एक बेर उसके पास गिरा, तो जनाब एक बंदा गुजर रहा था, कहने यार ये बेर पकड़ के मेरे मुंह में डाल दे। कहते यार तो इतना भी नहीं कर सकता। कहते यार इतना भी बंदे ने नहीं होना चाहिए कि तू इतना नहीं कर सकता मेरे मुंह से बेर पा दे। इतना आलसी होता है, इसको हिम्मत नहीं होती। लेकिन ये जो ट्यूबरकुलिनियम की शख्सियत है ना इसमें बहुत ज्यादा बेचैनी और हर चीज में इसमें जो होता है ना कि तब्दीली। लेकिन एक चीज जो सल्फर और ट्यूबर में बड़ी कॉमन है वो है खारिश, क्योंकि सल्फर के मरीज की खारिश रात को बिस्तर की गर्मी से बढ़ती है, जबकि ट्यूबरकुलिनियम की खारिश इस वक्त बढ़ती है जब वो कमरे में अपने कपड़े तब्दील करती है। सल्फर की खारिश की शिद्दत आग के करीब ज्यादा होती है, जबकि इस दवाई की शख्सियत की खारिश को आग की गर्मी से सुकून मिलता है। लेकिन बाकी जितनी भी इसकी मेंटली अलामात है वहां इसको ठंडक से सुकून मिलेगा जी। उसके बाद सल्फर के मरीज को बहुत ज्यादा भूख लगती है, जबकि ट्यूबरकुलिनियम की शख्सियत को भूख कम लगती है, लेकिन बाज़ का बहुत ज्यादा भी लगती है, और अच्छी खुराक खाने के बावजूद इनका जिस्म सूखता जाता है। और कह लेंगे दोस्तियां बनाने में ये फास्फोरस के साथ जाके जो मुकाबला करती है, क्योंकि ये दोस्तियां बनाता है बेचैनी की वजह से, वो बनाती है मोहब्बत की वजह से। इसलिए ना वो एक अच्छा दोस्त साबित होता है ना ये एक अच्छा दोस्त साबित होता है। अच्छा, इसके चेहरे की जो बड़ी एक पहचान है जी ट्यूबर के मरीज की शख्सियत की, इसका चेहरा वैसे तो होता है ना पिलाहट में होता है। अच्छा, एक बड़ी जो कह लें कि कमाल की टिप्स है ट्यूबर के मरीज को, जो खास तौर पे जिस तरफ का उसका जो लंग फेफड़ा जो मुतासर होता है वो सैड, वो जो चेहरे के रुखसार उसका सुर्ख भी होता है और गर्म भी होता है। ये बड़ी मेन इसकी पहचान है जो ट्यूबर की जो है ना। और उसके बाद कह लेंगे ट्यूबर की शख्सियत के खास तौर पर जो होता है ना दाएं तरफ के फेफड़े का ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा मुतासर होता है ट्यूबर की जो, और फास्फोरस की शख्सियत के बाएं तरफ के फेफड़े का ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा मुतासर होता है। ये दोनों में फर्क है। ट्यूबर का जो है वो दाएं तरफ का है और फास्फोरस का जो है ना वो बाएं तरफ का है। उसके बाद ट्यूबरकुलिनियम अपनी दिमागी और जिस्मानी बेचैनी की वजह से, जिस तरह मैंने बताया ना कि ये तल्लुकात बनाती है और इनमें भी बहुत ज्यादा मिलनसारी होती है। फास्फोरस की शख्सियत को ठंडी चीजों से सुकून मिलता है और ट्यूबर की शख्सियत को गर्म चीजों से खास सुकून मिलता है। खासतौर पर ये जो होती है ना खांसी, उसकी बात हो रही है। तो अगर इसको ट्यूबरकुलिनियम की शख्सियत को कोई चीज पसंद आ जाती है ना तो उस वक्त तक इसको चैन नहीं मिलता जब तक वो इसके पास ना आ जाए, हर हाल में। लेकिन क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिनों के बाद इसका उस चीज से दिल भर जाता है, इसलिए वो फिर बार बार जो है ना वो चेंज होता रहता है। अच्छा, ये रिस्क लेने से जरा नहीं डरते ट्यूबरकुलिनियम की शख्सियत। ये हर वो काम करने को तैयार होते हैं जो इनकी मौत का सबब भी बन सकते हैं। मैंने एक किताब पे पढ़ा, ये जो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाते हैं ना वो भी ट्यूबरकुलिनियम की शख्सियत है। उनको भी नहीं है किसी चीज से डर, रिस्क लेने वाले और बिला वजह जो ना करतब दिखाने वाले, अक्सर वन भी नहीं करते। आपने देखे होंगे बच्चे, उनकी फैमिली हिस्ट्री में भी ट्यूबर जरूर होगा, क्योंकि उनको बेचैनी होती है कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए।
जिस तरह, लेकिन फास्फोरस की भी शख्सियत ऐसी होती है ना, वो एक ऐसा काम करती है, वो चाहती है कि मैं एक ऐसा काम करूं जो किसी ने ना किया हो। आज मैं एक खाना ऐसा बनाऊंगी जो आज तक किसी ने नहीं खाया। इसलिए जो फास्फोरस की शख्सियत है वो बड़ी मेहमान नवाज होती है, लेकिन ये रिस्क लेने वाले होते हैं। ट्यूबर की शख्सियत जो होती है ना, अगर ये साहब किसी जगह पे या ऐसे अफसर देखे होंगे जो ना तो खुद सुकून करते हैं ना अपने मतहत को सुकून करने देते हैं, ठीक है, आए दिन उनके तबादले होते रहते हैं। वो भी यही चाहता है कि ना मैं सुकून नाल बहना ना मैं त्यानू बहन देना। इसलिए उसकी जब ख्वाहिश होती है कि मैं इधर से नहीं, मैं फलां जगह पे चला जाऊंगा, अफसर का बार बार जो है ना तबादले होता रहता है, ये भी एंजॉय करता है। इसलिए क्योंकि ये हर चीज को कहेगा जी बस अभी से ये काम हुआ है, ये अभी खत्म नहीं हुआ, दूसरा उसके जुम्मे लगा देगा। वो कहते हैं ना खुद सुकून करना ना दूसरे को सुकून करने देना। वो भी जो होता है ना वो ट्यूबरकुलिनियम के जुमरे में आते हैं। उसके बाद अगर इसकी शख्सियत पर मजीद कुछ बात की जाए, टाइम सही साहब जरा बता देना कितना होना चाहिए, क्योंकि दोस्त आए हुए हैं, वापस भी जाना उन्हें। कहते हैं ना कि एक शेर है, सुबह होती है शाम होती है उम्र यूं ही तमाम होती है। ये भी जो है ना ट्यूबरकुलिनियम की शख्सियत होती है। अच्छा, इसकी शख्सियत को जो इसके मजाज को समझना जो होता है ना ट्यूबर का, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका अंदाजा लगाना ये बड़ा मुश्किल है। क्योंकि कभी एक लम्हे बड़े सुलझे हुए नजर आते हैं और दूसरे ही लम्हे इनमें चिड़चिड़ापन पाया जाता है, क्योंकि इनकी जो तब्दीली होती है, बाज़ का दिन में हसद कीना बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और मेरे उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि ट्यूबरकुलिनियम की शख्सियत ऐसी होती है जिस तरह एक होती है ना कैंडल, वो दोनों सिरों से जलती है, उधर से भी उधर से भी। ये भी ट्यूबर है, क्योंकि इसको यही होता है कि बस जिंदगी खत्म होने वाली है, ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो ऊंचाई करे, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो होता है ना वो कह लेंगे हसद की वजह से बात का बहुत ज्यादा जो इसमें तोड़ फोड़ का अमल, चीजें को तोड़ना। मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्चा कहीं गया हुआ है ना किसी के घर, वो कभी किसी चीज को तोड़ रहा है, कभी किसी चीज को तोड़ रहा है। तो ये थी कुछ ट्यूबरकुलिनियम की शख्सियत के बारे में, क्योंकि बाकी तो इसकी जो अलामात हैं वो तो बेशुमार मटीरियल बढ़े हुए हैं। लेकिन जो मेरे जो एक अपना एक स्टाइल है कि मैं खास तौर पर जो पर्सनैलिटी के ऊपर इसको फोकस करता हूँ, तो जो मैंने जो बातें बताई हैं ये ट्यूबरकुलिनियम की हैं। तो इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया सर। मैं हमेशा से यही बात करता हूं कि आपके समझाने का, सिखाने का अंदाज इतना खूबसूरत और दिल मोह लेने वाला होता है कि वो बात जो हम पीसीओ मटेरियल मेडिकल से हासिल नहीं कर पाते, यहाँ पे आपकी बात सुनने से वो बात जो है वो हमारे दिलो दिमाग में नक्श हो जाती है। और जिस तरह से आप एग्जाम्पल पेश करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, वो उससे और भी ज्यादा आसानी पैदा होती है। और जिस तरह से बात वो फिर समझ में आ जाती है तो वो फिर इंशाल्लाह निकलती नहीं है। अब चूंकि जैसे डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि यकीनन आजकल टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता है, दिन छोटे हैं, मैं भी कम ही टाइम लूंगा, कुछ दोस्तों को भी टाइम देंगे। आज आमर मजम्मत साहब ने भी केस जमा किए होंगे हमारे लिए, तो उसके साथ साथ शबीर साहब से भी इंशाल्लाह थोड़ा टाइम लेंगे। तो आज का जो मेडिसिन पे हमारा लेक्चर है वो आज डिजीज पे जो है वो हमारा सोराइसिस पे। ये इस तरह की डिजीज है यकीनन कि जिसमें आपने मोस्टली देखा होगा एलोपैथिक में इसका प्रॉपर क्योर नहीं है, इसमें कुछ रिलीफ मिल जाता है। इसमें किसी भी और पैथी में जो है इसको क्योर नहीं किया जाता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स, हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स को ये एजाज हासिल है कि उन्होंने ऐसे बहुत से पेशेंट्स को ठीक किया और हमेशा से इस पर से लोगों को निजात दिलाई। और ये हमेशा से एक खासा रहा है होम्योपैथी का
कि ये हर वह जगह हर एक ऐसे मर्द में वहां पे इसने काम किया जहां पे बाकी 35 जो हैं वो उन्होंने हैंड्स अप कर दिए, हाथ खड़े कर दिए, और जहां से मरीज मायूस हुए तो वहां से लोगों में जिंदगी की एक नई उम्मीद, एक नई किरण को उजागर किया। और यकीनन होम्योपैथी को इंशाअल्लाह ये दुनिया आज भी मान रही है और ये हमेशा मानती रहेगी। तो आज नॉलेज होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, जिन्होंने हमेशा से अपने लेक्चर का हक अदा किया और यकीनन बहुत मेहनत और मोहब्बत और बड़े खूबसूरत अंदाज से अपनी मेडिसिन को, अपने लेक्चर को डिलीवर करते हैं। मैं दावा देता हूँ जनाब डॉक्टर अली शहबाज साहब सराप आए और सोराइसिस के हवाले से हमारे इल्म में इजाफा फरमाएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं अपने तमाम होम्योपैथिक डॉक्टर्स को जो आज फर्स्ट टाइम यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, दिल की अथाह गहराइयों से उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। और माशाअल्लाह डॉक्टर साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर दिया है। और आज का हमारा टॉपिक सोराइसिस। इससे पहले डॉक्टर साहब ने मुझे हेडेक दिया, टूथेक दिया, लेकिन वो 2 लेक्चर ना हो सके तो मैं सोचने लगा कि यार डॉक्टर साहब ने हमें किस तरफ लगा दिया है। हम तो डिजीज की बात ही नहीं करते हैं। डिजीज की बात करना होम्योपैथी में ममनू समझा जाता है। वायरस की बात करना, बैक्टीरिया की बात करना, ये ममनू समझा जाता है। लेकिन जब किसी भी डिजीज को आप स्टडी करेंगे तो फिर आपकी राय बदल जाएगी। डॉक्टर हानिमन ने स्टार्ट में जो आपको बेसिक लास्ट जो प्रिंसिपल्स दिए हैं प्रैक्टिस करने के ऑर्गेनिक के अंदर, अगर आप उसको स्टडी करें तो उसका 3rd and 4th एफरोजम जो है उसमें लिखा गया है कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर को बीमारियों का इल्म होना चाहिए, उनकी काज का इल्म होना चाहिए, उनके रूट्स का इल्म होना चाहिए, उनकी स्टेजेस का इल्म होना चाहिए, उनकी कॉम्प्लिकेशंस का इल्म होना चाहिए। जब आपको इल्म होगा, अगली बात जो उन्होंने की है कि फिर आपको अद्वियात के शफा बख्श असरात का इल्म होना चाहिए। जब आपको अद्वियात के शफा बख्श असरात का इल्म होगा, आपको बीमारी का पता होगा, उसकी स्टेजेस का पता होगा, तो फिर सिमिलिमम आएगा। उससे पहले सिमिलिमम नहीं आएगा। जो उससे पहले उन्होंने 1st और 2nd एफरोजम में बात की है तो फिर जाके जेंटल क्योर मिलती है, अदरवाइज जेंटल क्योर नहीं मिलती है। अगर एक डॉक्टर को बीमारी के मोड ऑफ एक्शन का ही नहीं इल्म होगा, कि वो उसकी फिलॉसफी का इल्म नहीं होगा, जिस तरीके से आप होम्योपैथी की फिलॉसफी को अंडरस्टैंड करते हैं उसको समझना जरूरी है, इसी तरीके से बीमारी की फिलॉसफी को भी समझना जरूरी है। उसके बगैर हम कामयाब हो ही नहीं सकते हैं। ना तो ये एलोपैथिक सिस्टम की बात है, ना ये होम्योपैथिक सिस्टम की बात है, ये बेसिक क्लास की बात है कि जब आप एक नमाजी का जब क्राइटेरिया आता है तो कैसे हो सकता है कि वो जो पहले रुकन है वो छोड़ दे। अगर फर्क है तो हमारा इनफरादियत का फर्क है, हम इनफरादियत को फॉलो करते हैं, हम डायनामिक पोटेंसी को, पोटेंटाइजेशन के अमल को फॉलो करते हैं। नॉलेज आपको होना चाहिए। और जैसा कि आज की बीमारी जो सोराइसिस है, ये एक क्रॉनिक स्किन डिजीज है और सदियों से चली आ रही है। और दूसरा सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी मैनेजमेंट करता है। अब मैनेजमेंट करना और क्योर करना ये 2 अलग चीजें हैं। लेकिन आप क्योर करने का क्लेम करते हैं। दुनिया का जो बड़ा सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की बात करता है, लेकिन आप क्योर करने का दावा कर रहे हैं। अब ये आप क्लेम क्यों कर रहे हैं? जाहिर बात है कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्यों कर रहे हैं तो आपके पास इसका आंसर होना चाहिए। अगर इसका आंसर नहीं होगा तो जाहिर बात है कि फिर आप दूसरे सिस्टम वालों को सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे।
तो इसलिए एजुकेशन का होना, अब आपको किसी ने पाबंदी नहीं लगाई है, ये आप पे अब डिपेंड करता है कि आप डॉक्टर हैं, आप ज्यादा से ज्यादा ये जो प्रोग्राम आप ही के लिए ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, और ये डॉक्टर साहब ने लैब टैप लिया तो स्पेशली आपके लिए लिया, उन्हें शायद इसकी पहले जरूरत ही ना थी कि वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर चीजों को कलेक्ट कर सकें और डिलीवर कर सकें। अब सोराइसिस को समझना पड़ेगा अगर हम इसे ट्रीट करना चाहते हैं। ये एक क्रॉनिक डिजीज है, और यकीन माने कि जिन जिन लोगों में है वो बेचारे जलीलो ख्वार हो रहे हैं, कभी एक डॉक्टर के पास कभी दूसरे डॉक्टर के पास। अगर आपको इसकी फिलॉसफी का इल्म नहीं होगा, अब ये इसका जो ट्रीटमेंट है ये तकरीबन 1 साल से 2 साल चलता है। आप 2 पुड़ियां देके कहें जी जा बच्चा इंशाल्लाह शिफा हो जाएगी, तो कैसे होगी? 1 हफ्ते में हो जाएगी? नामुमकिन है। अब ये क्यों नामुमकिन है? इसलिए ये नामुमकिन है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज ए ऑटो इम्यून डिजीज। अब ये अकेली ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है, बल्कि जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज है, जैसे कि आपका आर्थराइटिस हो गया, रूमेटाइड हो गया, डायबिटीज हो गई, आपका कैंसर हो गया, आपका जहां पर ल्यूकोसाइट वाली कंडीशन आ जाती है, व्हाइट सेल बढ़ जाती है, आपकी ल्यूकेमिया वाली कंडीशन हो गई, आपका हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो गया, ये सारे के सारे ऑटो इम्यून डिजीज के साथ अलग रखते हैं। अब आपके लिए ये समझना है, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे आप इसको ट्रीट नहीं कर सकेंगे कि ऑटो इम्यून डिजीज है क्या। अब ऑटो इम्यून डिजीज जो होती है, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं, अब जो हमारा व्हाइट ब्लड सेल है, ये कुव्वत मदाफत का काम करते हैं, ये आपकी इम्यूनिटी का हिस्सा भी है, और आपको जो बाहर से एक्सटर्नल किसी भी किस्म के जो वायरसेस या बैक्टीरिया आपके जिस्म पर या कोई और एलिमेंट जब अटैक करता है तो ये उसके साथ फाइट करते हैं। अब आपको इनका इल्म होना चाहिए ये कैसे काम करते हैं। अब ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होगा कि ये बजाय उनके कि ये जरासीम पर अटैक करें, ये अपने ही जो सेल्स होते हैं उनको डिस्टर्ब कर देते हैं, ये उन पर अटैक कर देते हैं। यानी कि जो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो अपने ही रूल्स के अपोजिट हो जाता है, कि वो अपने ही जो स्किन के टिश्यूज हैं, जो उनके सेल्स हैं, वो उनको खत्म कर देता है, और जो एक सेल जिसने नॉर्मल जिंदगी गुजारनी होती है वो वक्त से पहले जो है वो खत्म हो जाता है। मैं आपको समझाने के लिए देखिए, जो हमारे जिस्म के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो टी सेल्स होते हैं, जिस तरीके से अगर आपके यहाँ कोई झगड़ा हो जाए या कोई छोटा मोटा मामला हो जाए तो 1-2 पुलिस वाला चला जाता है, अगर शिद्दत इख्तियार कर जाए तो पूरा थाना भी जा सकता है, और अगर उससे भी मामला बढ़ जाए तो हो सकता है कि पूरे जिले की पुलिस को वहां पर जाना पड़े। इसी तरीके से हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ये फौरन अलर्ट हासिल करता है। अब अलर्ट हासिल कौन कर रहा है? अब जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, इनकी एक अपनी लाइफ होती है, यहाँ पर एक अपनी दुनिया आबाद होती है, ये खत्म भी होते हैं और नए पैदा भी होते हैं। अब हर सेल्स की एक दीवार होती है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए क्या है? ये आपका इंफॉर्मेशन सेंटर है, इसके अंदर सारी मालूमात होती है, और ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के मुख्तलिफ सेल्स होते हैं और उनका जो फंक्शन होता है वो मुख्तलिफ होता है, और वहां पर जो बीमारियां होती हैं उनकी अलामात भी जो होती है वो मुख्तलिफ होती है। तो अब ये जो डीएनए होता है, ये इंफॉर्मेशन जो होता है ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर देता है, और इंफॉर्मेशन को लेके जा रहा है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए कॉपी करता है। अब आरएनए क्या करता है कि जब ये गलत मालूमात देगा कि यानी कि हंगामी हालात हैं, तो जो सेल्स के अंदर, अब सेल्स 3 चीजों पर मुश्तमिल होता है, एक वाटर, दूसरा प्रोटीन और तीसरा मिनरल्स। अब ये जो टी सेल्स होते हैं ये हाइपर हो जाते हैं, और जो इसके अंदर प्रोटीन होती है उसको केराटिन कहते हैं।
अब जब आप स्टडी करेंगे तो फिर आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये जो केराटिन है ये तो सल्फर पर मुश्तमिल है, यानी कि आपके सेल्स के अंदर क्या चीज बढ़ गई है, वो प्रोटीन जो है वो सल्फर की सूरत में बढ़ गई है, आपका वाटर लेवल बढ़ गया है, आपके जो मिनरल्स लेवल है वो इंक्रीज हो गया, सेल डिवाइडेड होना शुरू हो गया, उनकी प्रोडक्शन ज्यादा होनी शुरू हो गई है। तो इसीलिए जब आप रिपोर्ट करवाते हैं तो ऐसी बीमारियां वहां पर आपको व्हाइट ब्लड सेल इंक्रीज मिलती है। और जब ये इंक्रीज होंगे तो फिर क्या होता है यहाँ पर कि स्किन की जो लेयर होती है वो, अब देखिए कुदरत का ऐसा सिस्टम है कि ये जो लेयर होती है ये अपने टाइम पर, इसका अगर 1 मंथ टाइम है तो उसके बाद ये चेंज होती रहती है हमें बगैर महसूस कराए। तो ये जो लेयर होती है ये प्री मेच्योर बनना शुरू हो जाती है, उधर सेल्स जो है वो अपना टाइम पूरा नहीं कर रहे हैं, वो डेवलप हो रहे हैं, इधर लेयर्स डेवलप हो रही है, तो स्किन आपकी थिन होना शुरू हो जाती है, ऊपर वाली तय होती है वो वक्त से पहले डेड हो जाती है, छिलके आने शुरू हो जाते हैं। अब मजेदारी की बात ये है कि जब आपने इस चीज को समझा कि यार इसके जो अंदर है जो बेसिक चीज बढ़ रही है केराटिन प्रोटीन, वो है सल्फर। ये वो बात है कि जहां पर डॉक्टर हानीमन जो के पढ़े लिखे थे वो सारी ये पैथोलॉजी को जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि बीमारियों में जो स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं इनमें सबसे बड़ी दवा जो है इसको किंग रेमेडी सल्फर को करार दिया गया। अब अगर आप हमारे अपोजिट वाले सिस्टम के साथ अगर बात करें तो उसे कहें कि यार ये नेगेटिव थॉट है, सोरा जो है नेगेटिव थॉट है, तो वो उससे इस बात को डाइजेस्ट नहीं करेगा, करेगा डाइजेस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उनकी लैंग्वेज के अंदर उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे तो वो समझ जाएगा कि बिल्कुल अब वहां पर जो सल्फर बढ़ रही है आप उसको पोटेंटाइजेशन वाली सल्फर दे रहे हैं, डायनामिक फॉर्म में दे रहे हैं, पोटेंसी में दे रहे हैं। इससे लिए स्किन प्रॉब्लम के अंदर जो सल्फर है ये सबसे बड़ी दवा इसलिए है। और दूसरा वाटर है, और आप जानते हैं कि वाटर रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं, जितने भी वो फ्रूट्स, जितने भी उनके सोर्सेज हों, उनमें आर्सेनिक एल्बम टॉप की मेडिसिन होती है। ये स्टार्ट टू एंड, चाहे अक्यूट कंडीशन है चाहे क्रॉनिक कंडीशन है, ये आपके पास बहुत बड़ी मेडिसिन है। और तीसरी मिनरल्स, आपका मादनियात है उस सेल के अंदर, जिनमें कल्केरिया कार्ब आपकी बहुत बड़ी मेडिसिन है। स्किन के हवाले से कल्केरिया कार्ब बहुत ही अहमियत की अमल है, बल्कि होम्योपैथी के हवाले से ये 3 पिलर है, 2 को बयान कर चुका हूं, एक लाइकोपोडियम है। और मिनरल्स के अंदर आपके बायोकेमिक में जैसे काली सल्फ हो गई, नेक्टर म्योर हो गई, और भी मेडिसिन है, उनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब आपको ये तो समझ आ गई कि ये सोराइसिस के अंदर या जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज रिलेटेड बीमारियां हैं ये जल्दी ठीक नहीं होती। दूसरे सिस्टम में तो उनकी मैनेजमेंट होती है कि एक डायबिटिक पेशेंट है वो मेडिसिन खाया जा रहा है, सोराइसिस का पेशेंट है मेडिसिन खाए जा रहा है, तो आप उसको क्योर करने का क्लेम करते हैं। वो इसीलिए क्लेम करते हैं कि आप जाके वहां पर आपकी मेडिसिन, जहां पर आपकी बॉडी नहीं पहुंच सकती, वहां पर रूह पहुंच सकती है। दिस इज द जेनेटिक डिसऑर्डर, यहां पर आपके जीन्स डिस्टर्ब हो चुके हैं। अब जब तक आप ऐसी मेडिसिन अप्लाई नहीं करेंगे जो आपके डीएनए की इंफॉर्मेशन को करेक्ट कर सके, आप सोराइसिस को ठीक नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा हमें ऐसी मेडिसिन की जरूरत होती है। अब सोराइसिस के अंदर आप देखते हैं कि जो इसकी कॉमन सिम्टम्स होती हैं कि स्किन पर पैचेस बनते हैं, उनके ऊपर छिलके आते हैं, स्किन जो होती है ये रेडिश सुर्ख ब्राउन सुर्खी माइल कलर की होती है, ऊपर व्हाइट छिलके आते हैं, और ये पैचेस जो होते हैं ये एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, इनमें बर्निंग होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, रेडनेस होती है। अब सबसे अहम चीज एक होम्योपैथी के लिए, अब ये तो हमने समझ लिया कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है, ये क्रॉनिक डिजीज है, ये साल से चलने वाली बीमारी है।
अब चूंकि हम इसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो हमें इसकी एटियोलॉजी या इसकी कॉजेस का इल्म होना चाहिए कि ये कैसे हो रही है। हर्टरी विरासतन एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो रही है। अब जब आपने पेशेंट को ट्रीट करना है तो हमें ऐसी, प्लीज अटेंशन, तो हमें ऐसी अद्वियात का ग्रुप चाहिए। ये जितनी मैंने कोशिश से, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपके सामने ये जरूर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितनी मैंने ये तैयारी से ये आपके सामने रख रहा हूं, बहुत सारे आप लेक्चर या दूसरे सोराइसिस के मतलब आप सुनेंगे, आपको ये चीजें कम मिलेंगी, इसलिए आपकी अटेंशन रिक्वायर्ड है। तो जो इसकी काजेज है, तो पहली काजेज है कि ये विरासतन जो मुंतकिल हो रही है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो रही है। अब सबसे पहले जब आपने इलाज करना है तो आपको किस ग्रुप की अद्वियात की जरूरत है? ऐसी अद्वियात की जो जेनेटिक और जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक बीमारियां मुंतकिल होती हैं, उनके अंदर जीनियाती प्रॉब्लम हो जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। अब आपको उस ग्रुप की दवाई चाहिए। अब आप देखें कि अगर आप रेपर्टरी को ओपन करें ना, तो इसके रूब्रिक के अंदर मुख्तलिफ सिंथेसिस रेपर्टरी या कैंट रेपर्टरी या रॉबर्ट मर्फी की रेपर्टरी ले लें, बोरक रेपर्टरी ले लें, कंसाइन ले लें, कंप्लीट डायनामिक ले लें। इस रूब्रिक के अंदर आपको किसी में 115 मेडिसिन मिलेंगी, किसी में 110 मिलेंगी, किसी में 70 मेडिसिन मिलेंगी। 110 और 70 को याद कर सकते हैं? नहीं याद कर सकते। 110 को भी अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहां पर होम्योपैथी का जो बेसिक लॉ है, जो बेसिक प्रिंसिपल है, इनफरादियत, आपने किसको फॉलो करना है? इनफरादियत को फॉलो करना है। अब हर जो मेडिसिन होती है उसकी एक अपनी हिस्ट्री होती है, एक अपने उसके दुख होते हैं, उसका एक अपना क्राइटेरिया होता है। नेट्रम्योर अपने हिसाब से बाहर नहीं निकल रही, उसकी एक अपनी कहानी है। अग्नेशिया बड़ी इमोशनल है, आइडियालिस्टिक है, ख्यालाती दुनिया है, इमेजिनरी है। जब वो चीजें उसे नहीं मिलती हैं तो उसे प्रॉब्लम दे, उसकी एक अपनी दुनिया है। सल्फर की एक अपनी दुनिया है, ट्यूबर की एक अपनी दुनिया है। तो लिहाजा हमें इस दुनिया में जाए बगैर हम किसी को क्योर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप बड़ा आसान करते हैं हम कि हमारे पास सोराइसिस का पेशेंट आ गया, तो हमारा पहला जो क्वेश्चन होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि या आपके खानदान में किसी और शख्स को कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, किसी को कोई टीबी की हिस्ट्री तो नहीं है, किसी को सांस का प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को डायबिटीज तो नहीं है, किसी को कैंसर वगैरह की हिस्ट्री तो नहीं है, किसी को जोड़ों का प्रॉब्लम तो नहीं है। जब आप इस चीज को डील कर लेंगे, अगर वहां पर रिस्पांस मिलता है यस, तो इसका मतलब है कि जो सबसे पहली मेडिसिन आपने अप्लाई करनी है वो ऐसी मेडिसिन है जिसके अंदर बीमारी जो होती है ये ट्रांसमिटेड हो रही है। और ये चंद मेडिसिन है सिर्फ, जिनमें से टॉप की मेडिसिन कार्सिनोसिन है। और कार्सिनोसिन का क्या पेशेंट होता है? एक लंबे अरसे से अपनी तकलीफ के साथ वो लड़ रहा होता है। लॉन्ग हिस्ट्री होती है गम की, ग्रीफ की, प्रोलॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ग्रीफ, प्रोलॉन्ग हिस्ट्री ऑफ फियर्स, प्रोलॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एंटीसिपेशन, डोमिनेशन, दूसरों के तसल्लुत के नीचे में रहने वाला, बहुत ज्यादा खौफ महसूस करने वाला। इन बेसिस पर आप कार्सिनोसिन अप्लाई कर सकते हैं। अब ये भी बड़ी मजाका की इस बात है कि आपने अगर कार्सिनोसिन एक दे दी है तो आंखें बंद करके बैठ जाएंगे कि अब इससे ये जो बीमारी है ये ठीक हो जाएगी। अब आपने वो मेडिसिन दी है जो सीधी जाके उसके डीएनए को पर अफेक्ट कर रही है, उसके डीएनए पर जाके जो है, अब वहां से जो रिस्पांस है वो इतनी जल्दी नहीं आना, उसको टाइम लगना है। और सबसे पहली चीज आपने अपने पेशेंट को मोटिवेशन देनी है कि भाई ये जादू नहीं होना है, आपको टाइम देना पड़ेगा। और उसके बाद फिर कुछ सिम्प्टोमेटोलॉजिकल सिम्टम्स हमारे पास होती हैं। अब यहां पर आपने कार्सिनोसिन दी, दूसरी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन आपकी ट्यूबरक्लिन है।
और ना ही मेरा कहने का ये मकसद है कि आपने कार्सिनोसिन दी और अगले दिन ट्यूबर देनी है, नहीं। अब अगर ट्यूबर का पेशेंट देखें कि डॉक्टर साहब ने इस पर लेक्चर दिया है, ट्यूबर के अंदर तीनों में आजम पाए जाते हैं, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। डिस्ट्रक्शन भी है, साइकोटिक प्रोलिफरेशन भी है, चीजों का बढ़ाव भी है, उनके अंदर तबाही भी है। अब इसके पेशेंट में आप देखेंगे कि अक्सर आप देखें कि जो टीबी के लोग शिकार होते हैं, जो जोड़ों के मरीज होते हैं, जो सांस के प्रॉब्लम वाले मरीज होते हैं, अक्सर वो ही उन्हीं के खानदान के लोग जो होते हैं इस बीमारी में मुब्तला होते हैं। टेंडेंसी टू कोल्ड, लेकिन यही बात याद रखें कि सिर्फ एक अलामत को टेंडेंसी टू कोल्ड नहीं, ये जो अब इचिंग होती है ना, ये जो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, इरेक्शंस होती हैं, इनकी एक अपनी बर्निंग होती है, इनकी एक अपनी गर्मी मरीज को महसूस होती है। तो मरीज हमेशा यही कहते हैं कि मैं जल रहा हूं। यही वजह छोटे बच्चे जो होते हैं ये बहुत ट्यूबर के वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। उनकी वालदा को बहुत डर होता है कि यार ये बाहर गया तो इसको ठंड लग जाएगी, वो इसे रोकती है। लेकिन बच्चा क्या करता है, नहर पे नहाने नहीं जाना, उसने जाना है, पानी में छलांग नहीं लगानी, उसने लगानी है। यानी कि वो सारे पानी पड़ा उसने अपने ऊपर डेल लेना है, उसका रिजल्ट चाहे जो भी निकले। उसको बुल लाइक कहा गया, यानी कि वो बैल की तरह जो होता है वो जिद्दी होता है। अब ये ट्यूबर का क्राइटेरिया है, इस पे आपने ट्यूबर को रिकमेंड करना है। उसके बाद हमारे पास देखिए जो काज आ रही है कि अगर फर्ज करें कि किसी का ग्रीफ है, किसी की एंगर सुप्रेस्ड हो चुका है, कोई इमोशनल ट्रॉमा है। अब आपको पता है ये जो ग्रीफ होता है, जो इमोशनल ट्रॉमा होता है, जो गम होते हैं, कहते हैं कि ये टीबी से भी बड़े होते हैं, क्योंकि ये टीबी से ज्यादा खतरनाक कैफियत आपके जिस्म के अंदर पैदा कर सकते हैं। तो अगर एक आदमी का गम उसे यहाँ पर ले जा चुका है तो आपको मियाज़मेटिक के बाद ऐसी दुआओं की जरूरत होती है। अब आप समझते हैं कि अगर एक नेट्रम्योर या गनेशिया का पेशेंट है तो उसकी इस मेंटल लेवल का जो ट्रॉमा है उसको दूर किए बगैर आप पेशेंट को ठीक कर दें, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक है, कमजोर है। और जब आपने एक ऐसी मेडिसिन अप्लाई वहां पे करनी है तो जब उसका इम्यून सिस्टम भी बेहतर होना है और उसकी जो मेंटल कंफ्यूजन है, जो डिप्रेशन है, वो भी खत्म होनी है। एक आदमी का कारोबार खत्म हो जाता है या उसकी दुकान को आग लग जाती है, वो वक्ती तौर पे बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, गम में मुब्तला हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, जब दूसरे उसे समझाते हैं या वो दूसरों को देखता है तो वो कहता है यार शुक्र है जान तो बच गई, जान रहेगी तो बाकी मामला भी हो जाएंगे। तो ये जो मेडिसिन होती है ये खुद ब खुद पेशेंट के अंदर पॉजिटिवनेस को पैदा कर देती है, उसकी नेगेटिव थॉट को। जब नेगेटिव थॉट्स कम होती हैं तो पॉजिटिवनेस पेशेंट की बढ़ना शुरू हो जाती है। जब पॉजिटिवनेस बढ़ना शुरू हो जाती है तो पेशेंट जो होता है वो क्योर होना शुरू हो जाता है, वो ठीक होना शुरू हो जाता है। अगर किसी में एंगर है तो स्टेफिसेगेरिया है, अल्टरनेट कंडीशन हो रही है कि डॉक्टर साहब मेरी जो जब चंबल मेरी ठीक होती है तो मेरा गुस्सा बढ़ जाता है, और अगर गुस्सा कम हो जाए तो ये चंबल बाहर आ जाती है। कैसी बात? इस अलामत की दूसरे सिस्टम में कोई अहमियत नहीं है, लेकिन आपके पास इसकी अहमियत है, ऑथेंटिक कॉज है। जब इस मेडिसिन को आप अप्लाई करेंगे तो पेशेंट में इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी। उसके बाद इंजरीज है, चोट लग जाने के बाद, उसके बाद आप देखें कि मेडिकेशन है, वो बहुत सारे पेशेंट जो बहुत ज्यादा अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, स्टीरॉइड डेल्टा ग्रुप की डेल्टा स्टीरॉइड अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, कॉर्टिसोन ग्रुप की अद्वियात को इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा बीटा ब्लॉकर्स जो दिल के लिए और सांस की बीमारियों के लिए मेडिसिन होती हैं उनको बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं ये जाके आपके ऑटो इम्यून डिजीज पैदा करने का बायस बनती है। ये भी जाके आपके जीन्स के अंदर जाके डीएनए को डीरेगुलेट कर देती हैं कि वो जिसने दुरुस्त काम करना है वो गलत इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर देता है। और जैसा कि लिखे कि आप अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे, यकीन माने कभी आप सोच के देखिए, आप अंदाजा करें। एक शुएब अख्तर बॉलर है, वो 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जनाब वो बॉलिंग करवा रहे हैं और एक एंड से दूसरे एंड का 19 मीटर का फासला होता है।
यानी कि जो बॉल उसने फेंकी है वो 4 सेकंड में उस एंड वाले खिलाड़ी तक, प्लेयर तक जाएगी, बैट्समैन तक। और जब उसकी पिच लगती है, पिच पे वो बॉल जो है वो, अब जब वो बॉल ऐसे फेंकता है तो आपकी जो आईज होती है वो इसका इमेज बना के जो आपके दिमाग के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको पहुंचाती है ये सारी मालूमात। और जब ये आपके जो डीएनए इस मालूमात को तक पहुंचती है तो डीएनए फौरन आरएनए के जरिए आपके जो नर्वस सिस्टम है आपका, उस सिस्टम को ये बताता है कि ये बॉल यहाँ पे आके लगेगी और ये आपको डायरेक्ट जो है अगर याद करें तो ये आपके सर पर लग सकती है। ये फैसला जो है ये 1 मिनट के अंदर होता है, और सॉरी 1 सेकंड के अंदर होता है, ओनली 1 सेकंड। और 1 सेकंड के अंदर ये इंसान डिसीजन ले लेता है कि वो प्लेयर होकर नीचे बैठ जाता है। और ये अल्लाह ताला ने आपको इतनी पावर दी है। और इसी तरीके से आपने कंप्यूटर को इजाद किया है। कंप्यूटर के अंदर अगर आप कोई सर्च करते हैं, किसी चीज की मालूमात लेते हैं, तो वो कहते हैं कि उस 1 सेकंड का चौथा हिस्सा जो होता है उसके अंदर आपको मालूमात होती है। ये एनर्जी सोर्सेज है। और आज बात हो रही है एनर्जी सोर्सेज की, नेचुरल एनर्जी सोर्सेज। जो कह रहे हैं ना कि होम्योपैथी वहीं खड़ी है, ये उनकी खाम ख्याली है, वो वहीं पर खड़े हैं, होम्योपैथी वहां पर नहीं खड़ी है। इसके अंदर बहुत ज्यादा जिद्दत आती जा रही है। आज आपने शिवाओं से मेडिसिन तैयार कर ली, और ये जो ग्रुप आपने तैयार किया है, जो आप शिवाओं के जरिए, जिनमें से आप शिवाओं के जरिए मेडिसिन को तैयार करते हैं, इसको मेरा ख्याल में इम्फेंडर या अबिलिया मेरा ख्याल इसको ग्रुप को कहते हैं। तो इस ग्रुप में आपकी जो सूरज की शिवाएं हैं उससे मेडिसिन तैयार होती हैं। रेडियम ब्रोमाइड आपकी मेडिसिन है, एक्सरे आपकी मेडिसिन है, सोल आपकी मेडिसिन है। ये वो मेडिसिन है जो आपकी इनफर्टिलिटी पे काम कर रही है। अब किसी के जो सीमन जो होते हैं उनकी रिपोर्ट जब बार बार वो ठीक नहीं हो रहे होते हैं तो कहते हैं कि आप एक्सरे दे दें, उसके बाद जनाब दूसरी मेडिसिन दें। अब देखिए कि अल्लाह ताला ने आपको ऐसा सिस्टम दिया है कि आपने थूजा और मेडोनिनम की बात करी, ये साइकोटिक ग्रुप की मेडिसिन है। मेडोनिनम को आपने सुजाक के जहर से तैयार किया है। ये एक आपका नसोड है, लेकिन इस जैसी क्वालिटीज वाली अल्लाह ताला ने आपको थूजा प्लांट किंगडम की मेडिसिन दी है, जो आपके सुजाक ग्रुप की, साइकोटिक ग्रुप की टॉप की मेडिसिन है। मिनरल्स में आपको नेट्रम सल्फ दे दी है, तीनों क्वालिटीज रख रही हैं। तो लिहाजा आपने जब ये इस ग्रुप की आप मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं तो ये जो है ये जीन्स तक रसाई करती है। तो यानी कि हमारे लिए अद्वियात के ग्रुप को जानना भी बड़ा जरूरी है कि हम किस ग्रुप। अच्छा जी, इजाजत दीजिए अभी तो चलो बहरहाल मेडिसिन। अब बात सिंपल सी लास्ट में मैं यही बात कहूंगा कि अगर आपके पास 60, 70, 80 या 100 मेडिसिन है तो हम उन्हें आंधा इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम ये मेडिसिन को उनकी इनफरादियत की बेस से, उनकी काज की बुनियाद पर हम मरीज को देंगे। और जब आप काज या इनफरादियत को मद्देनजर रखते हुए मेडिसिन देंगे और फिर आपने पेशेंट को लेके चलना है, और इसके बाद आपने रिलेशन ऑफ रेमेडीज उसको कभी नहीं भूलना। आप देखते हैं कि सल्फर के बाद सुराइनम बड़ा अच्छा वर्क कर रही है, सुराइनम के बाद सल्फर बड़ा अच्छा वर्क कर रही है, ट्यूबर के बाद सल्फर बड़ा अच्छा वर्क कर रही है, पल्साटीला के बाद आपकी सलीका बड़ा अच्छा वर्क कर रही है, सलीका के बाद आपकी एसिडफ्लोर बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो रिलेशन ऑफ रेमेडीज इसको भी आपको समझना पड़ेगा। तो इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ, कोई कमी कताई रह गई हो तो माजरत ख्वाह, क्योंकि मैं कुछ चीज सामने रख के मेरी आदत है कि जो भी मैंने डिलीवर करना होता है ना तो वो मैं फिर माइंड में फीड कर लेता हूँ, तो उसके बाद जो है ना मैं तो थैंक यू। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया
डॉक्टर अली शहबाज साहब आपका मोबाइल बंद कर यकीनन जिस तरह से डॉक्टर अली शहबाज साहब ने आज किसी चीज को जड़ से पकड़ा है, जड़ से जो कहते हैं ना वो सही, ये समझना बहुत जरूरी है कि हम किस बेस पे ये जो दावा कर रहे हैं किस बेस पे कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ यकीनन ये हम तब बात कर सकेंगे जब नॉलेज होगा। तो अभी यकीनन जिस तरह से डॉक्टर अली शहबाज साहब ने इस तरह का लेक्चर यहाँ पे दिया है, और मैं ये खुद समझ रहा हूँ कि मैंने आज तक ये बातें कहीं से नहीं पढ़ी और ना ही मुझे सुनने में सीखने में मिली हैं। और यकीनन हमारी ये कोशिश रही है कि हम इस प्लेटफॉर्म से वो चीजें आपको प्रोवाइड करें जो आपको कहीं से भी असर ना आए, जो आपको समझने समझाने में आसानी हो, और जो आपके वकार को बुलंद करें, और जो आपकी प्रैक्टिस को आसानी पैदा करें। तो हमारी इंशाल्लाह से हमारी यही कोशिश रही है। और मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से डॉक्टर अली शहबाज साहब ने जिक्र किया कि जिस तरह की डिजीज है आपने उसी तरह से उन मेडिसिन को सिलेक्ट करना है। यकीनन जब एक कुछ एक्यूट पेशेंट आप देखते हैं और कुछ क्रॉनिक पेशेंट्स हैं और कुछ डिजीज इस तरह की हैं जो जेनेटिकली चल के आ रही हैं, तो वहां पे देखिए कि कैसे नोसोड की जरूरत पड़ती है या मियाज़मेटिक रेमेडीज की जरूरत पड़ती है। तो फिर आपने ये नहीं सोच करना कि वहीं पे आके आप वो एक बहुत लोएस्ट पोटेंसी को आप लेके चलें, या इस तरह की मेडिसिन के जिनों का एक फॉर टाइम बीइंग एक उनका इफेक्ट है, बल्कि नहीं, वहां से आगे निकल के एक बड़ी डोजेज से अगर आपने किसी बड़े यकीनन जंग के लिए उतरना है तो वो यकीनन आपको उसी तरह के आपके पास भी जो है वो चाहिए, आपके पास हथियार चाहिए। तो अगर आप बिल्कुल आप गलीले चलाएंगे तो यकीनन आपको गोलियों से मार दिया जाएगा। तो उसके लिए आपके पास भी उस तरह के मिसाइल होने चाहिए आगे से कि जब आप मिसाइल छोड़ें तो तबाही उस तरफ हो और इंशाल्लाह बीमारी हमारे जिस्म से निकल जाती है। अभी डॉक्टर साहब जैसे वो जिक्र कर रहे थे तो मेरे ज़हन में एक पेशेंट आ गया। मेरे पास एक पेशेंट आया तो वो मुझे कहता है डॉक्टर साहब मुझे एक नींद की गोली चाहिए। अगर यार नींद की गोली तो हमारे पास नहीं है कोई भी, ना वो रखते हम। तो वो कहता है मैं यार करनी क्या है? वो कहता है डॉक्टर साहब बस वो मेरी मिसेज बहुत ज्यादा बीमार है तो मैं ये चाहता हूँ कि उसको नींद आ जाए। मगर यार क्या मसला हुआ है? उसने कहा डॉक्टर साहब क्या बताऊँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए यकीन करेंगे बात करते हुए। वो कहता है मैं हद से ज्यादा परेशान हो गया हूँ और आज मैं हमारे शहर के बड़े नामवर डॉक्टर हैं, एलोपैथी के एमबीबीएस डॉक्टर हैं, पीएचडी की हुई है उन्होंने। तो वो कहते मैं आज उनसे लड़ के आया हूँ यार, 1 साल हो गया मुझे, मैं सारे डॉक्टर्स के पास जाता हूँ तो वो मुझे कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। तो मैं डॉक्टर साहब बिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं यार जाऊँ कहाँ। तो फिलहाल आप मुझे कोई इस तरह की टैबलेट दे दें। यार ऐसी कोई बात नहीं, तुम बैठो आराम से और मुझे बताओ। उसने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब मेरी जो मिसेज हैं वो अजीब तरह की हरकत करती हैं, इस तरह की हरकत करती हैं कि आज लेकिन जो हमारे घर में आज हुआ वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। मैं कहती आज क्या हुआ? उसने कहा कि आज जो है वो बच्चे अगर अपनी माँ को बुला रहे हैं कि अम्मी क्या है या क्या खाना है आपने या क्या करना है, तो आगे से बिहेव यूं कर रही है जैसे कुत्ते भौंकते हैं ना, तो आगे से उनको भौंक के वो रिप्लाई कर रही है। तो मैं इस कंडीशन को देख के परेशान हो गया हूँ आज। इससे पहले तो ये होता था कि वो सिर्फ लड़ती थी। वो कहता सारा दिन डॉक्टर साहब मैं काम पे होता हूँ, शाम को आता हूँ तो घर में लड़ाई पड़ी होती है और उसने बोलना है हर वक्त, बच्चों को बोलना है, किसी से कोई बातचीत नहीं, न खाने का पता न पीने का पता। हमारे घर में तो एक समझ ले क़यामत आई हुई है 1 साल से। तो मैं यार मसला क्या हुआ कैसे ये? वो कहता नहीं डॉक्टर साहब मुझे खुद नहीं याद कि क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन ये है कि मैंने पर मुझे ये याद है कि 1 साल में मैंने कई लाख रुपए लगा दिए। और मैंने कभी वो कहते हैं कि दाम वाले के पास चले जाए, उधर जाता हूँ वो कहते हैं 10,000 दे दे 20,000 दे दे, वो भी पे किया, कभी सुकून कोई नहीं मिला आज तक। मैं अच्छा यार चलो कोई बात नहीं, तो मैं से अगर उनको ले आओ मैं नींद की गोली दे देता हूँ। वो है चूंकि आम मेडिसिन के लिए तो वो मेरे पास आता ही था, क्या लेके आ गया मिसिस को। उनसे मैंने उसके सामने मैंने पूछा, मैं कहा यार आप ये बताएं कि कंडीशन जो स्टार्ट हुई है क्या इनके पीछे क्या मसला क्या हुआ था? उनका जी तकरीबन डॉक्टर साहब ये हुआ कि हमारी जो बेटी थी उसकी डेथ हुई और उसके 6 माह के बाद हमारे बेटे की डेथ हो गई और उसके 3 माह के बाद ये कंडीशन स्टार्ट हो गई। तो यकीनन
जब मैंने ये सारी उसकी हिस्ट्री देखी तो आप यकीन करें सर, मैंने उसको जो है ना वो एट द स्पॉट मैंने इग्निशिया 10 ml थी, उसकी एक डोज दी तो चले गया। तकरीबन घंटे डेढ़ के बाद वो आया अपनी दूसरी बच्ची को लेके, वैसे कोई टेम्परेचर था, वो लेके आया चेक करवाने के लिए। तो मैंने पूछा, मैं कहा यार वो क्या हाल है उनका? कहता हाँ याद आया आपने डॉक्टर साहब अच्छा किया कि उनको नींद की गोली दे दी, तो वो तो आज बड़े मजे से जो है ना वो सो रही है। मैं कहा अच्छा। कहते लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई। मैं कहा जी क्या? कहता जब यहाँ से निकले हैं तो उसने कहा मुझे पता नहीं अजीब सी कुछ फीलिंग हो रही है, अजीब सा एहसास कुछ हो रहा है, ऐसा पहले मुझे कभी नहीं हुआ। घर तक गए हैं तो घर जाते ही आज उसने ऐसी बात की कि हमारे घर वाले एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। घर जाते उसने कहा बेटा बिस्तर करो जल्दी से, मुझे भी नींद आई है, मैंने भी सोना और आप सब भी सो जाओ, टाइम काफी हो गया। तो ये सारा करेक्टर जो है यकीनन होम्योपैथिक हो जाता है। और यकीनन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह और एक आध उसको जो नेटवर्क की तरफ जाके उसको अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है वो बिल्कुल। तो बात वही है कि कुछ ही चीजें अब जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो क्या कहते हैं, वो ये तो बहाने करती है, इसको कोई और मसला है, इसको कहीं इश्क हो गया शायद किसी से, ये इसलिए इस तरह की हरकतें करती है कि ये ठीक है। और उसको वो कहेंगे मरीज पागल है, क्योंकि पैथोलॉजिकली कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो बीमार है जो तकलीफ में वो कहता है कि मैं तकलीफ में हूँ और उसको बाकी तकलीफ होती है। तो ऐसे तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो यकीनन हैं इसमें। और यकीनन नॉलेज हमारा हर तरह से होना चाहिए। जब हम किसी डिजीज का नाम लेते हैं, जैसे डॉक्टर अली शबाब साहब ने भी जिक्र किया, तो उसमें ये हमारे पास ग्रुप ऑफ मेडिसिन एक्चुअली हमारे सामने कहा जाता है। कोई पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द है, तो यकीनन उस रेफरेंस से जितनी मेडिसिन हैं वो हमारे थोड़े माइंड में आती हैं, फिर उनको हम क्लैरिफाई करते हैं पेशेंट से जब सिम्टम्स लेते हैं, तो यकीनन उस तरह से आसानी पैदा हो जाती है। तो कोशिश यही है कि आसानी पैदा हो प्रैक्टिस में। तो मैं अपनी बात को क्लोज करते हुए जनाब डॉक्टर आमिर मजम्मत साहब आज कुछ बोलेंगे। आज कुछ केसेस हैं हमारे पास फ्रेश, तो यकीनन हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं दावा दूंगा जनाब डॉक्टर आमिर मजम्मत साहब को हमेशा बहुत अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जब से ये होम्योपैथी में आए हैं तो इन्होंने वहां पे भी एक बड़ा नाम और मकाम बना रहे हैं। तो यकीनन मेहनत का अल्लाह पाक जरूर सिला देता है। जनाब डॉक्टर आमिर मजम्मत साहब सर आए और जो लेटेस्ट केसेस हैं आपके वो हमारे साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतुम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जनाब हमारे उस्ताद मोहतरम ने जिस तरह ट्यूबरकुलिनियम पे लेक्चर दिया है, तो मुझे अंदर अंदर से जो एलन की नोट्स है ना, जिस तरह उसने लिखा हुआ ना कि ट्यूबरकुलिनियम का हेडिंग देने के बाद अंदर अंदर ट्यूबरकुलिनियम की जब एलन की नोट्स पे हम पढ़ें तो वो काफ़ी मेडिसिन डिस्कस एलन की नोट्स वाला जो राइटर है ना वो करते हैं। तो आज सर अमानुल्लाह साहब ने भी जनाब ट्यूबरकुलिनियम का हक तो अदा कर दिया, साथ साथ वो जो उसके रेलेवेंट मेडिसिन जिनकी सिम्टम टैली हैं उसके साथ और जिनकी उनके साथ रिलेशनशिप है वो सारी हमें जो है ना वो बताई हैं। तो मैं सर का लेक्चर बड़े ध्यान से सुन रहा था, तो उन्होंने जो शेर बोले थे ना वो गालिबन अल्लामा इकबाल कायदे आज़म के लिए बोले थे, क्योंकि वो आपने कहा था ना कि इश्क के इम्तिहान अभी और भी हैं। तो वो बड़ा एक जद्दोजहद वाला काम था जब पाकिस्तान बनना था, तो वो उनके साथ थे, तो वो भी तो टीबी की पेशेंट थे, तो उन्होंने फिर उनके लिए ये शेर सर मेरे अंदाजे में जो मैंने ये असेस किया है। चलें जी आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मेरा टॉपिक हमेशा से यही रहा है कि मैं एक स्टूडेंट डॉक्टर हूँ होम्योपैथिक, अभी नया इस फील्ड में 2-4 साल से पाँव रखा है प्योर होम्योपैथिक में और क्लासिक होम्योपैथिक में। तो अल्लाह ताला मेरे इल्म में और इजाफा करे। सर की शफकत है, जब भी कभी कोई मसाइल आए, कोई प्रॉब्लम आए, कोई केस डिस्कस करें तो पूरी रहनुमाई करते हैं। अल्लाह ताला इनको अजर अज़ीम दे, अल्लाह इनका जो है ना मज़ीद इल्म अमल जो है ना उसमें इजाफा करे। तो सबसे पहले जी ये एक रेफ़र किया हुआ केस आया कि जी 10 माह का बच्चा है,
इसको हमने 3 से 4 दिन जो है ना वो इंजेक्टेबल फॉर्म में लगवा दिया है। तो हमारे मोहल्लेदारों ने कहा है कि आप वहाँ पे चेक करवाएं, तो वो मेरे पास आए हैं। अब वो साथ साथ मेरे से ये सवाल कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये नमूनिया उन्होंने बताया हुआ है, डॉक्टरों ने टीके हमने लगाए हैं, जो नमूनिए के टीके लग के बच्चा हमारा ठीक नहीं हुआ, ये मीठी दवाई से ठीक हो जाएगा। तो मैंने बोला जी अल्लाह करम करेगा, आपको जिसने भेजा है उसका इत्मीनान है तो आप मेरे पास आए हैं। तो मैंने ब्रायोनिया CM उसको बच्चे को या शाफी या काफ़ी कह के मिल्क ऑफ शुगर में 1 कतरा मैंने डाला है। बच्चा 10 माह का है और मैंने कहा बाजी ये मसला वाकई आपके बच्चे का सीरियस है, आप जो है ना ये मुझे कल लाजमी बताएं और इस पे एक्सपेरिमेंट आप नहीं करें। 2-3 डॉक्टर तो आप घूम आए हैं, लास्ट पे इंजेक्शन भी लगवाए हैं एंटीबायोटिक। तो आप यकीन जाने आज जुम्मा था और मैं डॉक्टर शबीर साहब से रास्ते में डिस्कस कर रहा था, तो मैंने उसको 3 दिन की आज प्लास्बो दी है ब्रायोनिया CM ने, जो कल दी है, और आज वो पेशेंट रिपीट हुआ है। सुबह तीसरा पेशेंट था वो मॉर्निंग में, और यकीन जाने कि वो प्लास्बो के लायक बना हुआ था। मैंने आज भी प्लास्बो दी और उसको पहले दिन भी जो CM ब्रायोनिया दी थी अपने हाथ से दी, और बाकी जो 4 पुड़ियाँ 3 दी हैं मैंने कहा 2-2 घंटे बाद दें, इसकी कंडीशन बड़ी ज़्यादा अपसेट है। तो आप इंशाल्लाह ये बहुत ध्यान से दवाई देने वाली है, आपने ये 2-2 घंटे टाइम नोट करके देनी है। तो बकौल बहुत बड़े होम्योपैथ के प्लास्बो, अगर आपकी सिलेक्शन ठीक है ना तो फिर प्लास्बो से बड़ी दवाई और कोई नहीं है, ठीक है। तो वो 3-4 पुड़िया प्लास्बो की जो कल उन्होंने दी हैं, आज वो 3 दिन की प्लास्बो लेके गए हैं और बच्चा उनका बहुत ज़्यादा बेहतर था। अब जब ब्रायोनिया ने काम कर दिया है तो मैं तीर पे तीर क्यों मारूंगा, मैं ब्रायोनिया दे के खुद सेटिस्फाई हूँ। इसी के साथ साथ ट्यूबरकुलिनम का ये हमें मैसेज जब मिला था तो वो चल रहा था, तो थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया ट्यूबरकुलिनियम को। तो पेशेंट की 3 से 4 माह दवाई TB की चल रही है। कहता डॉक्टर साहब मैनू तो महल्लेदार ही कहते हैं TB वाले मरीज का बड़ा हल्का बुखार होंदा है, वजन घटता है और कमजोरी होंदी है, ठंड लगती है। डॉक्टर साहब मेरा बुखार ही बड़ा तेज है। अब वो एलोपैथिक वाले डॉक्टर का स्टीराइडल इंजेक्शन साथ लाया कि मुझे सांस की प्रॉब्लम है, और बेचैनी इसकी कि वो मेरा काफ़ी फ्रैंक दोस्त है। अब उसने जो है ना वो TB की दवाई प्राइवेट सेटअप से एक लाहौर प्रोफेसर है उनसे शुरू की हुई है। तो कह रहे यार मुझे 2-3 माह दवाई खाते हो गया, बुखार नहीं टूट रहा, आज मैं आपसे ये इंजेक्शन भी मैंने कहा लगवा लूँ जो प्रोफेसर ने एडवाइस किया हुआ, और साथ मुझे आप कुछ मशवरा दें। अब मैंने उनको मशवरा क्या दिया है, मैंने कहा यार आपका बुखार कल नहीं होगा और आप दवाई खाओ 3-4 खुराकें और अपनी दवाई जारी रखो, वो नहीं तुम्हें ना तुमने छोड़नी, और जिस तरह का पता नहीं तुम्हारा प्रोफेसर ने ज़हन बनाया हुआ है। 103 टेम्परेचर में ट्यूबरकुलिनियम 10 mg 1 डोज दे के उसको मैंने 4 जो डोजें दी हैं कलर ऑफ डिस्कट्स, मुख्तलिफ कलर में मैंने डिस्कट्स बनाई हैं, और उसको मैंने कहा है कि ये जो दवाई दी गई है उसी तरह की ये सेम दवाई है, आप इसको जो है ना सुबह दोपहर शाम ले के कल मुझे बताओ। मुझे खुद उस ट्यूबरकुलिनियम के वर्क पे इतना यकीन नहीं आ रहा था कि ये कल 103 में आज नॉर्मल टेम्परेचर लेके आया है। उसकी चद्दर, कंबल, टोपी, जैकेट, कवर अप वो सारा इजी आया है। मैं कहा कल की सी यार तेनू, कहंदा जी कल ते मेरी ठंड ही नहीं सी मुकदी, कल ते मैं लूमड़ बनया सा और अज तुहाडे सामने आ 103 टेम्परेचर अगले दिन नहीं था। इसके बाद तीसरा केस जो मेरे पास बच्चे का ही है, वो नमूनिए का है और उसकी माँ कंप्लेन कर रही है कि जी फीडर मुंह में डालती हूँ तब भी ये मतली अबाक, डॉक्टर साहब दिल बड़ा खराब करता है। डॉक्टर साहब बच्चों तो तसल्ली हो जाती है, नडाल हो जाते हैं उल्टी करके, है तो उल्टी करके भी उस तो बाद दिल खराब करता रहता जे। मैं कहा बीबी केस तो क्लीयर हो गया, हुण मैं खलारा पावांगा तो अपने लिए पा लांगा। ईपी का उस मेरे पास है ही 1 mg, मैंने उसको 1 mg में दी, बाकी 3-4 उसी तरह मिल्क ऑफ शुगर में प्लास्बो दी। वो पेशेंट ने भी अगले दिन मुझे बताया कि डॉक्टर साहब काफ़ी फ़र्क है, अब दिल खराब नहीं करती। मैं कहा बीबी जेड़ा दुध फीडर च देनी है ना वो आप पिया कर, और फीडर च तू कदी तत्ता ते कदी ठंडा ते कदी गर्म ते कदी कुछ करनी है, बीबी तू आप पी के इनू पिला। कुदरत का निज़ाम बड़ा कमाल ही, साडी दवाई भी कुदरत दे नाल बड़ी रलदी आ, क्योंकि तेनू कुवत हयात नहीं ना नज़र आती तो मेरी दवाई चो भी कुछ नज़र नहीं आना तेनू, स्वाय मिल्क ऑफ शुगर दे। वो भी सेटिस्फाई हुई और पेशेंट काफ़ी बेहतर हुआ। लास्ट पे मैंने जो है ना वो
पीरियड्स की दर्द के हवाले से ये तकरीबन आज से 12-10 दिन का पहले का केस है। वो कह रही है कि डॉक्टर साहब पता नहीं हुण ठंड नाल इंज होया जे कि पता नहीं हुण शादी की वजह तो इंज होया जे या इहदे नहान की वजह तो होया जे। डॉक्टर साहब इनू दर्द बड़ी हुंदी जे भी अगे पीछे नाल मतली दिल खराब है, पेट च बड़ी दर्द है। पेट में दर्द कहाँ है जी? मुझे पेट में निचले हिस्से पे दर्द है। मैं फास्ट 200 मेरे पास पड़ी हुई है, मैंने उसको 2 डोजें दी हैं ऑन दी स्पॉट। जब मैंने पहली दी है तो उसने कहा जी कुछ फ़र्क है। अब और पेशेंट बैठे हुए थे, मैं क्या इनू मैं कितनी देर बैठावांगा। उसको मैंने दूसरी डोज रिपीट कर दी और वो कह रही है कि अम्मी मैनू सुकून हो गया। मैं कहा बस ठीक हो गया। ये है होम्योपैथी। अगर इस पे हम लोग स्टडी और हमारी जो मसलसल मेहनत मांगती है और साथ जुर्रत मांगती है। जब हम कॉलेजों में थे तो हमें तो 3200 के ऊपर ही नहीं क्यों बताते थे। ऑक्सलेशिया ना देना, टीबी का मरीज मर जाएगा, फलाना देना, इंज हो जाएगा, इंज हो जाएगा। उसी पढ़न आए हैं, सानू पढ़ाओ। अब वो जो पढ़ा था आप सब ने भी पढ़ा हुआ है, आप भी समझते हैं कि वो क्या पढ़ा था। मसलसल स्टडी, मसलसल मेहनत और जुर्रत दरकार है एक होम्योपैथी डॉक्टर को प्रैक्टिस करने के लिए। अब एक बंदे का एग्रीवेट हो गया तो आप पाँव पे वजन डालें, उसको कहें दवाई ने कुछ नहीं किया तू ठीक हो गया, उसको PLS दें। जब आपकी दवाई एग्रीवेट कर रही है ना तो आप समझ लें कि ये ठीक हो गया। अब दवाइयों पे दवाइयाँ ना देना, अब इसको मैं ये ना कर दूँ, इसको मैं एंटीडोट ना कर दूँ। एग्रीवेट में तो उसकी कुल्ली शिफा है, आपने भी पढ़ा होगा। तो यही 4 केस काफ़ी है, असर मिस हो रही है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर मुजम्मिल साहब आपका। यकीनन ये जो आपने जुर्रत की बात की है तो मैं ये समझता हूँ कि मटीरिया मेडिका को पढ़ने के साथ साथ जो है जब तक हम फिलॉसफी नहीं पढ़ेंगे ना प्रॉपर, जो होम्योपैथी की फिलॉसफी है ये आपकी जरूरत पैदा करती है, ये आपके कॉन्फिडेंस को बहाल करती है। क्योंकि इसमें आपको पता है कि केस किस तरह चल रहा है और किस तरफ जा रहा है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं लास्ट में दावत दूंगा जनाब डॉक्टर शबीर अहमद कालू साहब को कि जनाब आप आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब शबीर अहमद कालू साहब। सबसे पहले जी ये नॉलेज होम्योपैथी ग्रुप को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो जनाब इतना शानदार प्रोग्राम कर रहे हैं, जो कि मैं काफ़ी अरसे बाद आज आया तो अलहमदिल्ला मुझे यकीन करें इतना मज़ा आया है। अभी पिछले दिनों हमने एक सोराइसिस पे लेक्चर करवाया गुजरांवाला में। खैर डॉक्टर साहब ने उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी, लेकिन अभी जो डॉक्टर अली शहबाज साहब ने जनाब जो हमें इतना डिटेल से और इतना डीपली बताया, यकीन करें कि मैं कहता हूँ कि मेरा दिल बाग बाग हो गया। तो मैं नॉलेज होम्योपैथी की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला जनाब इनको मज़ीद तरक्कियाँ दे और मज़ीद इनके लिए कामयाबी दे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, टाइम बड़ा शार्ट है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी। यकीनन डॉक्टर शबीर साहब के हम बहुत ज़्यादा मशहूर हैं क्योंकि बहुत सारी मसरूफियात तंजीमी लिहाज से, अपनी प्रैक्टिस के लिहाज से, और यकीनन चूँकि ये भी बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं गुजरांवाला में पैथी के ऊपर, तो आपको भी अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता करे। आप हमारे पास आए, हमारी इज्जत बहाल की, उसमें इजाफा फरमाया और अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ा दे। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं तो आखिर में मैं दावत दूंगा जनाब डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब को तरह पाएं और दुआ खैर करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना ज़लमना अनफुसना
व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा अज़हिबिल बास रब्बन नास इश्फ़ही व अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअ ला युग़ादिरु सक़मा या रहीम या करीम इश्फ़ मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्अलुका मुजीबात रहमतिका व अज़ाइम मग़फ़िरतिका वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन व सलामत मिन कुल्लि इस्मिन ला तदाली